हाँ जी सुमैया बेटे, सबको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आपने तब सर तक बोल सर जब आप तक नेक्स्ट भी पढ़ाएंगे या ये टेस्ट डिस्कस होगा? क्या टेस्ट सर डिस्कस मतलब होगा। अच्छा सर सर वो सर टॉपिक से क्वेश्चन पूछना था कि सर एलएमएस में इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सर एक टॉपिक आया हुआ है, सर वो हम करेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यस सर, एंड देयर डेरिवेटिव्स। मुझे मैसेज भी किया है ना आपने? नहीं मैंने नहीं किया सर। चलो, एक मुझे मैसेज आया हुआ है, सर एलिमेंट इंटर करेंगे, मैंने अभी नेट ऑन किया है। तो क्या सर मैं एलिमेंट भेज का देती हूँ। सर आगे ये कार्बन इंटर कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन लिखा हुआ है ना एलएमएस सर पे सर। डेरिवेटिव्स के इंटर तो कन्वर्जन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ लेंगे ना, तो इसकी इंटर कन्वर्जन सिंपल है, कर लेंगे हम। सर सर वो मतलब तो हमें करनी है। क्या है? सर हाँ हमने करेंगे। करनी है। अच्छा हाँ सर, और हाँ। एक और सर एसिटिक एसिड हमें करना है, एसिटिक एसिड और अमाइनो एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा देखो, ये ना जो अमीनो एसिड्स है ना, ये मैक्रोमोलेक्यूल में मैंने देखा तो उसमें इसको ऐड अप किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, हमें फिर ये वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, अमीनो एसिड करना पड़ेगा। और सर एसिटिक एसिड, क्या चीज? सर एसिटिक एसिड भी टॉपिक है ना पेज नंबर 258 पे, सर एसिटिक वो एसिड करेंगे? जी, एसिटिक एसिड की जितनी प्रिपरेशन है ऑलरेडी हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसमें ये कोई जी सर। नई नहीं होगी, लाइक नाइट्राइल है या फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये वो सिंपल प्रोसेसेस हैं, उसमें कोई न्यू एडिशन नहीं है कि जो हमें कोई नया कोई रिएक्शन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी कर रहे हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन जी एटम सर ही सिलेक्ट थैंक करना यू। है, दो कार्बन एटम सिलेक्ट करें तो वही बनेगा। अच्छा अच्छा बच्चे, अब आप सभी लोग इसमें देखिएगा, हमारे पास 60 एमसीक्यू है, टाइम हमारे पास कम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, मैंने बेसिकली पहले क्वार्टर टेस्ट डिस्कस नहीं करने थे, लेकिन ये है कि मैंने क्वार्टर टेस्ट डिस्कस करने को ज़्यादा फोर्स किया। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉर्मली एमडी कैट स्टूडेंट्स को वो हमारे से ज़्यादा बेहतर आता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बायो में डेफिनेट वे में उनकी ज़्यादा ग्रिप होती है एज कम्पेयर टू अस। तो वो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बैक पे करके क्वार्टर को डिस्कस ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो मे बी के जो लेक्चर्स हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करूं और मैक्रोमोलिक्यूल का या तो टेस्ट डिस्कस कर लेंगे डायरेक्टली, या उसके मैं लिटिल बिट आपको एमसीक्यूज वे में वो टॉपिक कवर करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जस्ट एक डे बचेगा। और क्योंकि 10 या 11 तक हमने ये सारा वाइंड अप करना है, तो क्वार्टर टेस्ट भी मौजूद हैं, बेसिकली 4 क्वार्टर टेस्ट हैं, इसके साथ एक या दो एफएलपीज भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 6 डेज तो हमें यानी 6 आवर्स यहाँ पे चाहिए होंगे, फिर एक कार्बोक्सिलिक के लिए और मैक्रोमोलिक्यूल के लिए, तो 7 टू 8 डेज के अंदर हमने इस सिलेबस को वाइंड अप करना है। ओके, तो इसके लिए फिर मैक्रोमोलिक्यूल का पार्ट आप खुद से उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, और उसमें मैं एमसीक्यूज बेस्ड जो लेक्चर है उसको डिलीवर करूंगा, और साथ में फिर हम टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और मैक्रोमोलिक्यूल का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन अकॉर्डेंस टू विद लॉ। कौन सा लॉ जो है ना हम देखते हैं बेटे, हमारे पास एक जब भी स्टेशनोमेट्री करते हैं तो उसमें जो इक्वेशन बैलेंसिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे मास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज वेल एज ए कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। बेटे NaCl जो है ये मॉलिक्यूल क्या होगा, NaCl क्या होगा, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, क्या है NaCl? कंपाउंड है सर, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कंसिडर होगा ना। और ये जो C6H12O6 है, ये क्योंकि कोवलेंट है, ये मॉलिक्यूल भी होगा और कंपाउंड भी होगा। H8 एक एलिमेंट है, O3 भी एलिमेंट में आता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं जो सेम एटम्स के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीटा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एन एलिमेंट इज, एलिमेंट क्या होता है, वेरी सिंपल बेटे, सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इसमें सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी 1 मोल ऑफ सुक्रोज, बेटे 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल में कितना होगा Na। अब उसने पूछे हैं एटम्स, क्या पूछे हैं एटम्स, तो बेटे टोटल एटम्स काउंट करें, अगर आप सुक्रोज में देखें तो 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। अगर आप इनको सम करें तो 45 बनता है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर विद 45। ठीक है, तो 45 मल्टीप्लाई 6.0 10 for 23 एटम्स पर मोल, ये बात कर रहा है पर मोल की, तो आपने साथ में इसके मोल को भी देखना है, यानी बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, if we are given the mass of one substance we can calculate the volume of other substance। बेटे mass दिया हुआ वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा रिलेशन होगा, mass वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, लिखा है 4 मोल ऑफ H2, इसको मैं थोड़ा सा 4 मोल ऑफ H2
जी 4 मोल ऑफ H2 है आपके पास और ओके H2 है और 1 मोल H2 O2 है। देखिए H2O प्लस O2 ये दोनों मिलकर H2 बना रहे हैं, यहाँ पर 2 मोल इसके 2 मोल इसके, ठीक है। अब आपको जो गिवन है बेटे वो 4 मोल ये है और 1 मोल ये। हाँ जी लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले कैलकुलेट करेंगे फिर आपको पता लगेगा प्रोडक्ट वाटर कितना आएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करेंगे, पहले मास के साथ डिवाइड करेंगे, ये देगा बेटे 2 और ये देगा 1/32। इसको बदल कर स्टेशनरी कांस्टेंट में डिवाइड करेंगे 2, इसको 1 में। तो definite way में ये वैल्यू छोटी है, it means O2 is a limiting reactant, so you have to calculate the mole of water according to balance chemical equation। अगर 1 mole H2 O2 है तो 2 mole H2 बनेगा। उसने पूछा भी 1 mole के लिए, तो it means आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, चार्ली, यानी कि 2 moles। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 120 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो बेटे 120 ग्राम है, कितने ग्राम है 120 ग्राम। उसने पूछा क्या आपसे नंबर ऑफ मोल्स, इसको डिवाइड करते हैं 12 पे तो ये आ जाएगा बेटे 10 मोल, कितना आ जाएगा 10 मोल। अब कहता है इज डबल दैट ऑफ 80 ऑफ हीलियम, अल्फा ऑप्शन है, डबल है, किससे डबल है आपके पास 80 ग्राम ऑफ हीलियम। 80 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया बेटे 20। तो क्या ये जो मास है 10, क्या ये जो मास है 10 ये हीलियम से डबल है, हीलियम से डबल नहीं है बल्कि ये तो हीलियम से हाफ है, हीलियम का तो 20 है जबकि कार्बन का 10 मोल आ रहा है। तो बीटा ऑप्शन देखें, बीटा ऑप्शन है हाफ दैट ऑफ 80, हाफ ऑफ 80 ग्राम ऑफ हीलियम। बेटे इसको आप 4 में डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 20। तो अगर आप ये देखें कि ये जो 10 है ये बेसिकली 20 का हाफ है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट अल्फा, ठीक है। ऐसे बाकी ऑप्शंस को भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है number of molecules in 4.25 of ammonia। देखो बेटे मोल निकाले 4.25 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मास कितना होता है 70 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। इसको इसमें सॉल्व करने बेटा 4 4 करें तो 16 होता है ना, तो 4.25 है तो बेटा ये 4 पे डिवाइड होगा, ये देगा na/4 na/4। तो अगर आप यहां देखें ऑप्शन में तो इसने बेसिकली उसकी वैल्यू पुट की हुई है, तो आप ये पुट कर दें, ये देगा 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 और उसके करेंगे क्या देगा 1.5 10⁻23, ठीक है 1.5 10⁻23। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा जी आपके पास, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर 22 ग्राम ऑफ N2O। N2O के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ये देखो N22 ग्राम ऑफ N2O, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसके यहाँ पर क्या निकालें मोल्स निकालें, क्या निकालें इसके मोल्स, पहले मोल्स निकालें आइडिया देगा। बेटे N2 कितना होता है 14 और 2 कितना हो जाएगा 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा 44, तो 22/44 दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल, इसकी क्या है 0.5 मोल है। उसने पूछा क्या है कौन सा करेक्ट नहीं है, अल्फा ऑप्शन देखिए इट करेस्पॉन्ड टू हाफ मोल ऑफ N2, ये तो बात ठीक है हाफ मोल होते हैं। बीटा ऑप्शन देखें इट करेस्पॉन्ड टू 3.0 10⁻23। बेटा देखो अगर हाफ मोल है 1 मोल के लिए कितने होते हैं 6.0 10⁻23, तो हाफ के लिए कितने होंगे 3.01 into 10⁻23, इट मींस ये भी ऑप्शन ठीक है। चार्ली ऑप्शन देखें इट ऑक्युपाइज 2.24 dm3। बेटा अगर हाफ मोल है तो हाफ मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल होता है 22.41 को डिवाइडेड बाय 2 11.2 होता है, तो इसने क्या लिखा हुआ है 22 पॉइंट समथिंग, इट मींस ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन देखिए इट करेस्पॉन्ड टू सेम मोल इन 14 ग्राम ऑफ CO। 14 ग्राम ऑफ CO का क्या होता है बेटे 14 डिवाइडेड बाय CO का मास कितना होता है 12 प्लस 16 कितना हो गया कितना हो गया 28, तो 28 डिवाइड करें 1/2 यानी 0.5, तो देखिए तो हाफ मोल है, तो आपने देखना है कौन सी इनकरेक्ट है, तो बेटा चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका वॉल्यूम 2.24 नहीं बल्कि 11.2 होता है। नेक्स्ट एटॉमिक मास यूनिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये एमसीक्यू मैंने आपको करवाई है बेटे एवोगाड्रो का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट 3.01 10⁻23 atoms of an element weighs 11.5, the atomic mass of an element is। देखो ये हमने रिलेशन पढ़ा था, जो हमने मोल के तीन रिलेशन पढ़े थे, आप मोल को रिलेट करेंगे मास, मोल को रिलेट करेंगे वॉल्यूम, मोल को रिलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो तीन फार्मूला मैंने आपको लिखवाए थे, अगर आपको याद हो बेटे उन फार्मूलाज में ये फार्मूला थे स्मॉल m ओवर कैपिटल M, कैपिटल N ओवर N A, कैपिटल B ओवर कैपिटल B है, ये हमारे पास फार्मूला से। अब आप इनमें
देख लें जिन दो चीजों का रिलेशन दिया हुआ है वो फॉर्मूला लिखें। जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो है जी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास, इट मींस इन दोनों का रिलेशन बनेगा m ओवर कैपिटल M इक्वल टू n ओवर n के। मास कितना दिया हुआ है इसमें 11.5, मोलर मास आपने निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3.01 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय n कितना होता है 6.10 टू द पावर 23। इसको से कट कर दें वो आ गया 2 को इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा m इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया m इक्वल टू 23 सोडियम होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर से मैथ दिया वैसे मैथ पूछा है तो 23 होगा। बाद ऑफ एलिमेंट भी दे सकता है यहाँ पर, अगर एलिमेंट दे दे तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सोडियम पर टिक करना है। Which of the following weighs the least, आपने बताया किसका मैथ सबसे कम है। बेटा जो जो चीजें जिस फॉर्म में दी है आप उसके मैथ निकालना। अल्फा ऑप्शन देखो 24 में एप्लीकेशन इट मींस 24 है इसका। बीटा ऑप्शन देखें 22.41 dm टू मीन 1 मोल। 22.41 dm का मतलब है 1 मोल और 1 मोल का मतलब है 1 मोलर मास एंड 2 का मोलर मास कितना होता है 28। तो इसका मास कितना होगा 28, इसका कितना है 24। अच्छा चार ऑप्शन देखिए 0.1 मोल ऑफ NO, 0.1 मोल ऑफ NO, इसका मतलब क्या है जो NO का मास है आपने उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, NO का मास कितना होता है नाइट्रोजन कितना बेटे नाइट्रोजन है आपके पास 14, ऑक्सीजन 16 कितना हो गया ये हो गया 30। तो ये 1 मोल के लिए 30 है 1 मोल के लिए 30 है तो 0.1 के लिए कितना होगा डेफिनेटली बात है 3.0 डेल्टा ऑप्शन देखें 6.010 इस पास 6.010 इस पास 24 है 42 का ये डेफिनेटली बात है 32 से ज्यादा ही होगा। तो देखें एक 24 है एक 28 है एक 32 है और एक जस्ट 3 है तो 3 वाली ऑप्शन करेक्ट होगी, ये सबसे कम होगा। अच्छा अगर आपसे यहाँ पर पूछा सबसे ज्यादा किसका होगा तो आप कैलकुलेट कर लें कि आपके पास 34 है 28 है 32 है तो डेल्टा ऑप्शन पे 22 है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही पूछ सकते हैं। जी नूर आप सभी लोगों के मैंने अलाउ किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज करने की बेशक जरूरत नहीं है। जी बेटा वेट का पूछेंगे तो हम मास देखेंगे या मोल? मोल से मैथ निकालना होता है ना डेफिनेटली हमने। अब उसने दिया आपको डाटा मोल में या वॉल्यूम में, देखें आपने सबकी मैथ बना लेने हैं। ठीक है सर डेल्टा ऑप्शन को कैसे सॉल्व किया आपने वो बता दें दोबारा। डेल्टा ऑप्शन में मैंने कहा 6.010 इसको 23 जो है वो 1 मोल होता है। ठीक है, अगर 23 हो तो ये जो 24 है मीन उससे भी ज्यादा है तो 32 से माइनस का ज्यादा ही होगा। ओके सर। अच्छा जी लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 0.25 मोल ऑफ P4 molecule contains dash atom। देखो बेटा 0.25 किया हुआ है 0.25 और ये किसके हुए P4 के। बेटा 0.25 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4 क्योंकि इसमें कितने एटम है 4 तो 1 मोल आ जाएगा। ठीक है कितना आ जाएगा 1 मोल। तो आप ने निकालने क्या है एटम्स तो 1 मोल मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा Na तो ये आपके पास 6.010 एटम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट प्योर हाइड्रोजन गैस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ। प्योर हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है H2। क्या H2 दोनों सेम है तो एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट है तो सब्सटेंस भी हो सकता है और H2 कोवलेंट है तो बेटे मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इट मींस ऑल ऑफ दीस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट which statement is correct for combustion analysis of organic compound। बेटे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर आप डेल्टा ऑप्शन देखें कार्बन डाई की एब्जॉर्प्शन करते हैं कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये केमिकल चेंज है। मैंने आपको बताया था हम वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम परक्लोरेट को यूज करते हैं जो कि एक फिजिकल चेंज है और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं जो कि एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आपने इसमें से देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डेल्टा ऑप्शन इसमें करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। Sir, how do you determine something's a chemical or physical change? बेटे केमिकल चेंज मीन जिसमें दोनों कार्बन डाई और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली मिलकर पोटेशियम कार्बोनेट बना देते हैं। कार्बन डाई और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बना देंगे K2CO3। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि केमिकल चेंज होता है। ओके, जबकि वाटर एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, वो जस्ट एब्जॉर्प्शन होती है। ओके Yeah. Okay, MCQ number 16 है बेटे which of the following is not correct in case of kinetic theory of gas। बेटे इसमें अगर आपको इनके पोस्टुलेट्स याद है तो ये MCQ सॉल्व हो जाएगी। आप देखें इसमें लिखा हुआ है गैस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। पहला ही पोस्टुलेट था यस डेफिनेटली ऐसे ही होता है। द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन यस कांस्टेंट मोशन में होते हैं, हैव हैजर्डली मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन है व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड दे लॉस एनर्जी। क्या ऐसा होता है? नो बेटे मैंने बोला था देयर इज ए इलास्टिक प्लेन, देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी।
ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आता, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ ए गैस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। देखो आइडियल गैस इक्वेशन ही आप मुझे तीन चार मामले याद करेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास पूछ लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मास पूछ लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी पूछ लेते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी पूछ लेते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, ये देखो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी P इक्वल टू nRT और n क्या था, मास ओवर मोलर मास RT। तो यहाँ से मैंने दो तीन फार्मूला बनाए थे, ये देखो अगर आप यहाँ से मास निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, PVM ओवर RT। अगर आप यहाँ से मोलर मास निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, mRT ओवर PV। अगर आप यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, mRT ओवर कैपिटल MP। और अगर आप यहाँ से डेंसिटी निकालना चाहते हो तो वो क्या होगा, PM ओवर RT। तो ये तमाम फार्मूला है, आपने देख लेने, जो आपसे पूछेगा वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। तो मोलर मास वाला कौन सा होगा, ये वाला मास वाला पूछे तो ये। अच्छा मैथ में बात दफा वो स्मॉल लेटर भी लिख देता है, तो आपने परेशान नहीं होना, उसका मतलब वेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, वेट, मास वेट। नेक्स्ट, a solid Z melts slightly above 273 Kelvin, okay, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड इज ए पुअर कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मींस ये कंडक्टिविटी भी शो नहीं करता और मेल्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी। इन अदर वे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो बेटा ये कौन सा सॉलिड होगा, मोलिक्यूलर सॉलिड होगा। मैंने आपको इनकी रेंज भी बताई थी, सबसे ज्यादा होता है कोवलेंट, फिर आता है आपके पास आयनिक, फिर होता है मेटालिक और लास्ट पे आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आयंस पेयर पर यूनिट सेल ऑफ NaCl। बेटा एक NaCl के अंदर कितने आयंस के पेयर होते हैं, पेयर पूछा हुआ है, पेयर पेयर 4 होते हैं, टोटल आयंस 8 होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ आयंस 2 होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है, तो चारों ऑप्शंस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी अगर पूछ ले टाइप ऑफ आयंस तो 2, कोऑर्डिनेशन नंबर तो चार्ली ऑप्शन, पेयर पूछ ले तो बीटा ऑप्शन, टोटल आयंस पूछ ले तो डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, हीलियम molecule is 2 times heavier than a hydrogen molecule, okay, at 25 degree Celsius the average kinetic energy of helium molecule। बेटा जब एवरेज kinetic energy की बात करेंगे तो कोई भी गैस हो वो मैटर नहीं करती, उसका साइज मैटर नहीं करता, उसका मास मैटर नहीं करता, एवरेज kinetic energy पूछे दोनों की सेम हो, क्योंकि दोनों का टेंपरेचर भी सेम है 25। हाँ अगर टेंपरेचर में वेरिएशन होती है तो डेफिनेटली में एवरेज kinetic energy भी चेंज हो सकती है, ठीक है, तो इसमें But what about average kinetic energy for solids and stuff like that? क्या बेटे, What is the average relationship between average kinetic energy for solids? okay, and- it is directly proportional to temperature, okay. ठीक है, at constant temperature helium और hydrogen both have same kinetic energy, okay, Okay. the intermolecular attractive forces vary in the increasing order। बेटा तीन कंपोनेंट्स हैं, आप देख लें, तीन कौन कौन से हैं, ईथर, अल्कोहल, वाटर। वेरी सिंपल, जो वाटर है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में से थोड़ा वीक, और जो ईथर है इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, ठीक है, तो ये सबसे कम होगा, ठीक है। बाद में एक भी एमसीक्यू होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, ग्लाइसिल, वाटर, उसमें ईथर भी ऐड कर दे और पूछे कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सर 20 एक्सप्लेन कीजिएगा। 20 बेटा दोनों देखें, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है हीलियम जो है वो 2 टाइम्स हैवियर है, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पर कोई और गैस भी आ सकती है। बेटा मास मैटर नहीं करता, गैस के मॉलिक्यूल्स में इतना डिस्टेंस होता है कि गैस मैटर नहीं, मास जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन। देखें टेम्परेचर 25 है तो दोनों की फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट, ओके, कहता जी गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द नॉन आइडियलिटी। इसके लिए सिंपल याद रखिए बेटा, जब भी नॉन आइडियल बिहेवियर या आइडियल बिहेवियर की बात करें आपके ज़हन में एक चीज आनी चाहिए, वॉल्यूम वाला फैक्टर, प्रेशर वाला फैक्टर। इसके बाद फिर आना चाहिए कि कब आइडियल होता है कब नॉन आइडियल होता है, ठीक है। लो प्रेशर हाई टेंपरेचर पे आइडियल और हाई प्रेशर लो टेंपरेचर पे नॉन आइडियल, ये आपके ज़हन में आना चाहिए। होता क्या है, टेंपरेचर कम करते हैं प्रेशर बढ़ाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती है, टेंपरेचर बढ़ाते हैं प्रेशर कम करते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी, रिपल्सिव फोर्सेस आ गई देयर इज नो फोर्स रिडक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई तो वायलेट हो गया आइडियल गैस थ्योरी जो आपके पास है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो वायलेट होगी। तो यहाँ पर उसने पूछा हुआ है कि वो नॉन आइडियल के लिए
क्या होता है हाई प्रेशर पे? हाई प्रेशर पे बेटा एट ए गिवन प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन सिग्निफिकेंट, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, फिर हम कहते हैं कि तो वो रूल वायलेट हो गया, देयर इज नो फोर्स रिडक्शन। यहां पर तो फोर्स रिडक्शन आ रही है, ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अगर वो हमसे कंडीशन पूछता तो फिर मतलब एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब जो अगर वो कंडीशन मतलब आइडियलिटी की पूछे तो हाई प्रेशर लो टेंपरेचर, और लो टेम्परेचर, ये ना? नहीं आइडियलिटी की लो प्रेशर हाई टेंपरेचर, सर ठीक है। आइडियलिटी में हाई टेम्परेचर करें तो वो लाइंस नहीं आ जाती स्ट्रेट के करीब? किधर करीब? और हाई टेम्परेचर पे भाई मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो जितना दूर होंगे उतनी उनका जो फोर्स ऑफ रिडक्शन है वो कम होगा, ठीक है। 23 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा देखो यहाँ पर जो पूछा उसने हाई बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। अब यहाँ पर HI है, एथेनॉल है, अमोनिया है और वाटर है। तो बेटे वाटर, अमोनिया, एथेनॉल सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HI हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? H पॉजिटिव आयन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के साथ जो बॉडी है होती है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम होती है, ठीक है, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट, at what temperature would the volume of a given mass of a gas will be twice its volume at 0 degree Celsius at constant pressure? देखो उसने पूछा है कि at what temperature volume of a mass of a gas will be twice, volume उसका twice होगा, यानी वॉल्यूम जो है वो आप क्या कर देंगे 2 ही पुट कर देंगे, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम क्या हो गया ट्वाइस हो गया। अच्छा तो करना क्या है इसमें, कहता है किससे ट्वाइस हुआ, जो कि T1 कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले 273, तो देखें V1 over T1 इज इक्वल टू क्या होता है V2 over T2। आपने V1 ऐसे रहने देना है, V2 कितना हो गया 2V1, कितना हो गया था 2V1, डबल हो गया था ना। T1 टेंपरेचर कितना था 273, T2 आपने कैलकुलेट कर, इसको सॉल्व करें क्या बनेगा T2 इज इक्वल टू 2V1 ओवर मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय V1, V1 V1 से कैंसिल, 2 into 273 546 केल्विन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 546 केल्विन, 546। अच्छा यहाँ पर जो इसने वैल्यू दी है वो डिग्री सेल्सियस में दी है, तो आप 546 को डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो कितना बन जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। ओके, चार ही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग, किसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? लोन तरफ इलेक्ट्रॉन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, अल्फा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, एट हायर टेंपरेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस फॉल्स ड्यू टू, देखो बेटा हमारे पास रिलेशन ये देखें, यहां पर ही देखने का हम कहते हैं जब डेंसिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, डेंसिटी का टेंपरेचर से रिलेशन है इनवर्स, और टेंपरेचर का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है डायरेक्ट। अगर आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी का होगी कम, क्योंकि वॉल्यूम का डेंसिटी से क्या रिलेशन है इनवर्स, ठीक है, तो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम की ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, करेक्ट रिलेशनशिप that can be used to calculate CRMS। ओके क्या होता है 3RT over m, कौन क्या होता है जी 3RT over m, और यहाँ पर वो ये भी रिलेशन पूछ सकता है CRMS is directly proportional to temperature, inversely proportional to molecular mass। next, dash shows the lowest जी हाँ, ये जो CRMS है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता ना, मतलब जो वेलोसिटी है ये स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी प्रेशर नहीं है। ओके, डैश शोज द लोएस्ट वेपर प्रेशर, लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा बेटे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी, आइसोपेंटेन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, इनमें हमारे पास जो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होती हैं। ग्लिसरॉल में 3 OH मौजूद होते हैं, कितने OH 3, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होगी, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, a solid which present in a test tube is volatile, non-conductor in solid state, soluble in polar solvent। देखिए बेटा पोलर का वर्ड भी आ गया, नॉन कंडक्टर आ गया और वोलेटाइल आ गया, ठीक है, तो कौन सा सॉलिड होगा बेटा मॉलिक्यूलर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर में आपने दो टाइप पढ़ी हुई है, पोलर और नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, और मोस्टली ये पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। अच्छा इसमें पोलर सॉल्वेंट सिर्फ होता तो फिर आयनिक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती थी, लेकिन साथ में उसने एक और बातें बोल दी, नॉन कंडक्टर, अभी भी आयनिक जा सकता है क्योंकि आयनिक सॉल्यूट फॉर्म में नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन जब उसने बोला वोलेटाइल तो फिर आ गया मॉलिक्यूलर,
मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आता नॉन वोलेटाइल फिर आयनिक हो जाता। अब आगे नॉन वोलेटाइल तो मॉलिक्यूलर की फेवर में चला गया, क्योंकि नॉन कंडक्टर और जो आपके पास सॉलिड पोलर सॉलिड ये तो आयनिक भी होते हैं। तो ये चीजें आपने साथ साथ देखनी है। शेप ऑफ आयनिक सॉलिड इज इफेक्टेड बाय, आयनिक सॉलिड की जो शेप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, रेडियस रेशियो पे डिपेंड करती है, और पुअर कंडक्टिविटी। देखें बेटा, अगर शेप चेंज हो जाएगी तो कंडक्टिविटी वेरी कर जाएगी। जैसे हम आयनिक के लिए क्या बात करते हैं, जो आयनिक होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर पुअर कंडक्टर होते हैं, और अगर वो मोल्टन फॉर्म में है तो वो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर पुअर कंडक्टिविटी उसकी शेप पे डिपेंड करती है। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, which shape is associated with the subshell designated by n is equal to 2, l is equal to 1। देखो बेटा, अगर n की वैल्यू है, n की वैल्यू और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा 2p, और p की शेप क्या होती है डबल। नेक्स्ट, the position the positive charge of an atom is, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज कहां पर होता है, स्प्रेड ऑल ओवर द एटम, नो वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, अगेन अराउंड द न्यूक्लियस नहीं होगा बल्कि इनसाइड द न्यूक्लियस होगा, कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, तो बीटा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, which of the following set of quantum number values is not possible, कौन सी पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखिए, आप अगर अल्फा ऑप्शन देखें बेटा, n3 है, l2 हो सकता है, यस हो सकता है ना, l2 हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, m की वैल्यू -2 हो सकती है, यस m की वैल्यू 0 +-1 +-2 तीनों हो सकती हैं, और s 1/2 लिखा हुआ है। तो ये देखें मोस्टली ना ये जो s वाली बातें हैं इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सी है, तो इसलिए ओवरऑल ये एमसीक्यू जो है ना वो आपको s में कम ही देता होता है। लेकिन उस दिन भी मैंने बोला था कि s जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम 1/2 प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो s वाला कुछ चक्कर ही नहीं है, आपने n l और m को देखना। अच्छा बीटा ऑप्शन देखें, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू -3 नहीं बेटा, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 0 +-1 +-2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकती। बाकियों को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम सर क्वेश्चन 32 में अगर एटम की जगह आयन लिखा होता फिर हम लोग डेल्टा लगाते। आयन, यस, डेल्टा नहीं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर द एटम, डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, कंसंट्रेटेड, नहीं, ये तो फिर हमारे पास जो था ना अराउंड द न्यूक्लियस भी नहीं ना होता पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली वो तो प्रोटॉन्स की वजह से आता है, ठीक है। उसमें भी देखो ये बात हो रही है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो कैटायन या एनायन के लिहाज से नहीं हो रही, ठीक है। ये सर चार्ज अगर होती, मैं ये कह रहा हूँ अगर होती, अब देखो जैसे आप कह रहे हैं ना बेटा, वो तो फिर ये आपके नजदीक तो फिर ये कैटायन बन गया, अगर जैसे आप बोल रहे हैं आयन की, एटम, जी जी सर वही कह रहा ये उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा। सर मैं खुद वैसे आपसे सवाल करूं कि अगर केटायन की बात की थी तो क्या जवाब बताओ। पॉजिटिव चार्ज ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज बात कर रहे हैं केटायन पे, ये फिर भी न्यूक्लियस की बात हो रही है। वो जो चार्ज होता है ना वो ड्यू टू प्रोटॉन्स होता है, और उस चार्ज का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते, वो बेसिकली चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। वो कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ओवरऑल सब देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ए पॉजिटिव चार्ज, जी बेटे Can you repeat the point you said about the s quantum number? s क्वांटम नंबर में मैंने ये बोला कि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम नॉर्मली 1/2 लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें काफी कंट्राडिक्शन थी, तो मैंने ये बात कंक्लूड की कि s के लिए हम अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो +1/2 लिखेंगे, ठीक है। Okay, thank you. नेक्स्ट देखिए बेटा, कहते हैं फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। देखिए बेटा, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होनी है। अच्छा कैसे निकालेंगे हाईएस्ट एनर्जी, जी कैसे निकालते हैं, n + l से, n + l की आपके पास क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, आप इसका n + l निकाल लें। पहले वाले का कितना निकलेगा 5, दूसरे वाले का 6, तीसरे वाले का 5, चौथे वाले का 5, तो कौन से ऑप्शन बीटा, ठीक है। जिसकी n + l वैल्यू ज्यादा होगी वो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक, दिस ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है
आपने 66 में से 30 को माइनस करना है तो 36 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, which atom has a many s electron as a p, नहीं लिखा है which atom has as many s electron as p electron, ओके इसमें s और p इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बेटा, तो इसमें ऑप्शन बन रहा है मैग्नीशियम। ये देखो मैग्नीशियम है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसमें देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मैग्नीशियम ऑप्शन बनेगा। बाकी को आप करके देख लें। अगर आप देखें हाइड्रोजन में तो जस्ट s है, सोडियम में देखें तो 5s होते हैं 6p होंगे, कैल्शियम में देखें तो p जो है वो कितने हो जाएंगे आपके पास 12 हो जाएंगे और s जस्ट 8 होंगे, 10 होंगे शायद जी 10। सर क्वेश्चन 33 दोबारा एक्सप्लेन कर दें। 33 बेटा 33 देखिए उसने लिखा हुआ है which of the following set of quantum number is not possible, बेटा बीटा ऑप्शन में देखें n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, अच्छा यहाँ 2 लिखी है, और कौन कौन सी हो सकती है बता सकते हैं आप सर किसी सर -2 1 प्लस 1 l की एल की अगर 4 है तो 3 2 1 नहीं बीटा ऑप्शन में n is equal to 3 है तो l की वैल्यू 0 2 1 2 हो सकती और 2 है, तो 2 हो सकती है ना, तो ठीक है। अच्छा अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 उसकी भी 2 प्लस माइनस 2, 3 वाली वैल्यू नहीं हो सकती, तो यही इनकरेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है, यही जो पॉसिबल नहीं है। ओके नेक्स्ट 37 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जी बेटे सर पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लाइक ऐसे आसान या फिर मुश्किल ही आते हैं। ये तुम्हें आसान लग रहे हैं, तैयारी पे डिपेंड करता है बेटे। देखो हर एक बच्चे की जो नॉलेज है वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है, और बात दफा ये होता है कि इंसान कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है और पता लगता है कि इसमें तो छोटी सी मिस्टेक होती है, और बात दफा हम लोग भी इस तरह का आंसर बता देते हैं, बाद में हमें खुद फील हो रहा था कि ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट से भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, बच्चे को वो चीजें आती होती हैं लेकिन जस्ट वो उस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में उस चीज को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो फिर ये मामला होते हैं। तो आप ये देखें कि आपको मैंने 50 एमसीक्यू पहले एक एक चैप्टर में से करवाए हैं, अगर कोई रियल मीनिंग्स के अंदर आप में से बच्चे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आपके पास इन तीनों चैप्टर्स के 150 एमसीक्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, और 150 और 60 ये ऐड करने हैं, कितने हो गए 210 एमसीक्यू। 210 एमसीक्यू के बाद आप वो एमसीक्यू ऐड कर रहे हैं जो मैंने आपको क्लास में करवाए, अराउंड 50 कर रहे हैं तीनों चैप्टर में से। तो इस तरह से बातें ऐड करते करते आपके पास कितने एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो आप फिर उन एमसीक्यूज को करते हैं। अब जरूरी नहीं होता कि इन्हीं में से कोई एमसीक्यू आए, जैसे यहाँ पर उसने पूछा नहीं बताएं किसके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो मे भी अगला ही एक क्वेश्चन बना दे कि बताएं 4 ऑप्शन ऐसे दे दें जिनमें एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन सेम हो, और एक ऑप्शन ऐसे दे जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम ना हो, तो पूछे बताएं किसके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बात है, वो पूछे बताएं किसके एस में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो पूछे बताएं किसके एस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक पी और सबशेल मौजूद है, एक पी सबशेल मौजूद है, वो पूछे बताएं किसके शेल में सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं पी के, ठीक है। तो ऐसे हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस एट द स्पॉट आपने उसको जज करना होता है कि वो क्या चीज है, वो क्या पूछ रहा है, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। ओके, और ये जो मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू करवा रहा हूँ, मैं तो क्विक वे में करवा रहा हूँ ना, आपने वहां पर 4 एमसीक्यू देखने हैं, ये तो मुझे स्टूडेंट कॉपी मिली नहीं है, तो टीचर को अप्रिशिएट करती है, आज पता लग रहे हैं तो फटाफट हम करते जा रहे हैं, अदरवाइज आपको जब 4 ऑप्शंस करनी पड़ेंगी तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होगी, ठीक है। ओके बेटा Sir, नेक्स्ट जी। Can you explain 35 one more time? 35 34 sorry. 34 में से क्या पूछा है जरा देखें, कहता है फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, किसकी बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी, जिसका बेटा n प्लस l वैल्यू ज्यादा होगी ना, Yes. तो आपने n प्लस l ऐड कर लेना, n की वैल्यू भी दी हुई है l की भी, तो बीटा ऑप्शन देखिए उसमें 6 सम आ रहा है। Okay. Yes, understand. Thank you. ओके नेक्स्ट देखिए बेटा, ओके कहता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद
आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद वाटर। देखो बेटा वाटर में देखें कितने हैं, H2O कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 10। तो आप देख लो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी बेटा, चार्ली वाली। कौन सी वाली होगी, चार्ली वाली। अच्छा मुझे बता सकते हैं ड्यूटियम में क्या होगा, D2O में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करेगी? सर इसमें H21 आ जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करेगी, मेरा ये क्वेश्चन है। डेल्टा। देखा, पता था मुझे। और बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। आप क्यों जा रहे हैं मैच नंबर पे, ड्यूटियम के मैच सर नंबर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसमें? बेटे आप मैथ्स पे चले गए हैं, देखा ड्यूटियम लिखते साथ ही आप मैथ्स पे चले गए। आपने इलेक्ट्रॉन देखने हैं और वो तो करी है ना, हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 2 ऑक्सीजन 8 16 कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन 10 है, मैथ्स चेंज हुआ। ओके चार्ली ऑप्शन ही बनेगा, कोई चक्कर नहीं, नहीं समझ आई? सर आ गई है। सर आ गई है। ओके ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। अच्छा किसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे बेटा, आसान सी बात है कि टाइम पे चार्ज पॉजिटिव कब आता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कम हो जाता है। एनायन पे चार्ज नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसकी ऑप्शन बनेगी प्रोटॉन ज्यादा है तो के टाइम्स। नेक्स्ट कहता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम will have the four set of quantum number as। बेटा सबसे पहले तो आप बेरिलियम को ड्रा कर लें, बेरिलियम 1s2 2s2 होता है। ओके ये देखो बेरिलियम है 4 1s2 2s2 2s2 को ड्रा कर लें। m की वैल्यू कितनी होगी 2, n की वैल्यू 0 1 हो सकती है, m की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 हो सकती है, और s की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो सकती है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लें कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है। बेटा 2 हो सकता है यस, 0 हो सकता है यस, उसके बाद वेरी नेक्स्ट वो भी 0 हो सकता है, और जो वैल्यू दी हुई है 1/2, क्या इसकी वैल्यू 1/2 है, इसके साथ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ। अल्फा ऑप्शन में देखें, सॉरी अल्फा ऑप्शन में तो पहले ही गलत हो गया ना 1, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। बीटा ऑप्शन में देखें 2 यस, 2 के बाद 1 हो सकती है, एल की वैल्यू हमारे पास इसमें लिखी हुई है 1 जी 1 नहीं हो सकती। अच्छा इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जरा एक मिनट वेट कीजिएगा, ये हमारा जनरल आ गया, एस देखते हैं एस, तो 0 वैल्यू होगी, ठीक है एस है। ओके हो गया, तो क्या ठीक है, क्योंकि एस के लिए सिर्फ 0 वैल्यू होगी, 2p हो सकता है लेकिन इसके लिए सिर्फ 0 होगी। ओके तो m भी सिर्फ 0 होगा, प्लस माइनस 1 में। हाँ एम भी जो है वो क्या होगा आपके पास जस्ट 0 होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं, एस को देख रहे हैं। अब ठीक है 2 0 0 और दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास बीटा ऑप्शन देखें 2 1 नहीं हो सकता, 0 होगा, प्लस 1/2 भी नहीं हो सकता क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर आप चार्ली ऑप्शन देखें तो 2 0 0 -1/2 लिखा हुआ है, तो बाय द वे यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही होना चाहिए, या अगर नेगेटिव लिखा हुआ है इट मींस कि क्लॉकवाइज स्पिन है, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि अंडरस्टूड सी बात है, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर क्लॉकवाइज बनता है, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो मोर जो बेसिक और मेजर जो है ना वो आपके पास n l और m है। 40 द ऑर्बिटल डायग्राम इन व्हिच वुंड्स रूल इज ओबेड। बेटा पहले वाले में देखें एक एम्प्टी है, गलत हो गया। बीटा ऑप्शन में देखें, बीटा ऑप्शन पहले दो ऑपोजिट स्पिन के साथ है, अगले तीनों हाफ है डीजेनरेट है, ठीक है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। चार्ली ऑप्शन ये इसने ना वो बीटा बीटा ऑप्शन कर दी है। अगर आप नीचे वाली ऑप्शन देखें बीटा, तो उसमें पहला जो है वो क्या है, फील्ड नहीं है और आगे जंप कर गया इलेक्ट्रॉन, उसको तो पीछे आना चाहिए, तो वो ऑप्शन नहीं बनेगा। डेल्टा ऑप्शन में देखें तो एस वाला तो ठीक है, पी वाले में एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ गया, वो गलत हो गया, तो बीटा ऑप्शन ठीक होगा, राइट साइड ऊपर होगा। नेक्स्ट, एन एटम हैज अ नेट चार्ज ऑफ सर ए वाला किसी को भी नहीं कर रहा सर। क्या बेटे, सर मैं कह रही हूँ ए वाला किसी को भी नहीं ना। किस किस में बात कर रही हैं आप? बेटा कौन सा एमसीक्यू की बात कर रहे हैं आप? मतलब
सर मैं 40 की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इस पे ऑफ ब्लू प्रिंसिपल नहीं ना अप्लाई हो रहा, जो ए ऑप्शन है। हुन क्या है? हुन लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर वैसे देखा जाए तो ए ऑप्शन को, ए ऑप्शन में तो ऑफ में कह रहे हो आप? जी कर रहे हैं अपने पहले ऐसे में आ रहा है फिर बी में आ रहा है, हो रहा है। ऑफ में हो रहा है, हुन नहीं हो रहा। सर मैं भी यही कह रही हूँ ना कि ऑफ ब्लू हो रहा है ना। हाँ जी जी सर ठीक है। इसने पूछा हुन्स के बारे में, हुन्स बीटा में अप्लाई हो रहा है सर। ओके स्टूडेंट्स जल्दी जरा देखिएगा, an atom has a net charge of -2, it has 18 electrons and 16 neutrons। बेटा -2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हुए हैं। अब आप उसको न्यूट्रल बना लें, 18 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय न्यूट्रल फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16, और 16 ही क्या है? न्यूट्रॉन्स। तो मैक्स नंबर कितना होगा? 16 + 16 32 होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज 2 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वो निकालिए पहले, फिर इलेक्ट्रॉन फिर हम निकालेंगे इसका मैक्स नंबर। नेक्स्ट, which pair of element contains same number of electrons in the outermost shell? बेटा जिसका ग्रुप नंबर सेम है उसके outermost shell भी सेम होंगे। अल्फा ऑप्शन, क्लोरीन ब्रोमीन सेम ग्रुप है। नेक्स्ट, there are different steps in the determining of empirical formula। आपने बताना है किसका सीक्वेंस सेम है। बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियोज, चार्ली डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले कंपोजिशन आता है, फिर ग्राम एटम्स बनाते हैं उसके, फिर उसकी रेशियो बनाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ऑप्शन बनेगी डेल्टा, पहले चार्ली आएगा, फिर ये थर्ड आएगा, फर्स्ट और फिर सेकंड। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल। आप इनको स्टडी करें। आपको उसने क्या दिया है? कंपाउंड्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है। पूछता है व्हिच ऑफ टू कंपाउंड्स हैव लीस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन दिया है 1 और 4। बेटा 1 और 4 का मास देख ले, मोलर मास सबसे ज्यादा है, जिसका मास सबसे मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका मास क्या आएगा? कम, क्योंकि डिवाइड करके आएगा ना। तो इसमें बेसिकली जो रेशियो है, इस रेशियो में जो कैसे दोबारा बता दें, लाइक कि जो हमारे पास 4 वाला है और उसके बाद 2 वाला है, इनका मास ज्यादा नहीं है? क्या बोला आपने? 4 और 2 का मोलर मास 2 वाले में 23 आ गया ना, वहां पे जो मास ऑफ कंपाउंड है वो 23 है, ये उसने बोला हुआ है। ठीक है, तो आपने परसेंटेज निकालनी है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो नहीं सर, इसलिए इधर 46 भी तो लिखा हुआ है, 64 और 46 64 और 46 हाँ मॉलिक्यूलर मास में, मॉलिक्यूलर तो मास इनका लिखा मास हुआ है। ज्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं बेटा देख, मास ऑफ कंपाउंड को भी साथ देखें, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ना देखें। अल्फा ऑप्शन में देखें, जो यानी फर्स्ट ऑप्शन में जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है और मास कितना है? 11। ठीक है, तो 11 बाय 44 का मास सबसे कम होगा, इसके साथ 16 बाय 64 का मास भी कम होगा। आप सबको डिवाइड करके देखो। सही, तो मतलब Okay. इसका फार्मूला व्हाइट बोर्ड पे लिख देंगे प्लीज, कि जो मास ओवर मास मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 बाय मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो जैसे परसेंटेज का ना सर? तो पर हमने ऑप्शन की परसेंटेज ही देखनी है ना, मास परसेंटेज भी रिप्रेजेंट करेगा ना, नहीं? सही। ओके, क्योंकि हर एक में ऑप्शन सेम है, 2 2 2 2। नेक्स्ट, कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए गैस हैज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 10 dm³ वॉल्यूम। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और 10 dm³ है। कहता है इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी में टेंपरेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर। तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? 100 से क्या होगा? टेंपरेचर कम होगा ना, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि टेंपरेचर वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 100 डिग्री सेल्सियस पे था 10, तो 0 पे कितना होगा? 10 से कम होगा, चार्ली। इन वंडर वॉल इक्वेशंस if the value of a and b constant are not 0, okay, उसने बोला 0 नहीं है तो फिर वो नॉन आइडियल है, अगर 0 होता तो फिर आइडियल होता। नेक्स्ट, at constant temperature when the pressure of a gas is increased to 3 times, okay, टेंपरेचर कांस्टेंट है, प्रेशर आपने 3 टाइम बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट, at some constant pressure V1 and V2 are the volumes of a given mass of a gas at temperature 300 Kelvin and 327 Kelvin respectively, okay, the ratio of V1 over V2। बेटा ये देखिए केल्विन में दिया हुआ है, अच्छा मोस्टली ये एमसीक्यू मैंने आपको करवाया था डिग्री सेल्सियस में, इसमें केल्विन दिया हुआ है, V1 over
T1 इज इक्वल टू क्या होता है V2 ओवर T2, आपने निकाला है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। T1 कितना है 300 और वो कितना है आपके पास T2 327, इसको 3 पे डिवाइड कर दें 100 by 109 डेल्टा। नेक्स्ट, by Charles law there will be a change in the volume of a given mass of a gas by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius if the temperature of a gas is changed by, ये कब होता है अगर आप उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो फिर इतना चेंज आता है, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन होगा a crystal formed due to only dipole forces। dipole forces जस्ट किसमें होती है बेटे, मॉलिक्यूलर में होती है, ठीक है। मेटालिक में मेटालिक फोर्सेस होती है, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर वायर H2S इज ए गैस, क्योंकि H2S में आपको साइक्लिक फैक्टर हम देखते हैं H2S हमारे पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और वाटर में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ NOT इफेक्टेड बाय नॉट इफेक्टेड बाय किससे भाई आप बताएं, वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, टेंपरेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड आपका पोलर है नॉन पोलर है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर आपके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, इन तमाम चीजों पे डिपेंड नहीं करता, तो यहां पर सरफेस एरिया करेक्ट ऑप्शन होगा। Sir, I just had a question. I was just thinking in general, if you boil a cup of water and you have a larger surface area, won't the vapor pressure increase though? बेटे वेपर प्रेशर की कंडीशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम, हम बेसिकली वेपर प्रेशर को रिलेट कर लेते हैं इवेपोरेशन के साथ, ये गलत है। वेपर प्रेशर वो प्रेशर है व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल होंगे तो सरफेस एरिया मैटर नहीं करेगा, जितना इवेपोरेशन ज्यादा होगा उतनी कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी, ओके। That makes sense. Next, if we increase or decrease the amount of heat to a liquid, its boiling point will, बेटा boiling point याद रखिएगा, वाटर का कभी चेंज नहीं होता, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें चेंज उसका boiling point चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके, वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर से चेंज होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। नहीं अगर एक स्पेसिफिक आप लिक्विड की बात करें वो तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बराबर रहेंगी, सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर डिटरमिन करेगा ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल करंट बिकॉज़, क्या होता है आयनिक सॉलिड में क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं होते, उनकी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, ठीक है। आयनिक सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की बेस पर करते हैं, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। अगर आप सॉलिबिलिटी और पोलर सॉलिड के अकॉर्डिंग देखें तो आयनिक भी होते हैं और मॉलिक्यूलर भी होते हैं, लेकिन अगर बात करें वोलेटाइल के लिहाज से तो दोनों ही लेस वोलेटाइल होते हैं, लेकिन जब बात आ जाए सॉफ्ट के लिहाज से तो फिर मॉलिक्यूलर भी कर देते हैं। मॉलिक्यूलर सॉफ्ट होते हैं, आयनिक सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनके कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जो बात आ रही है सिंपल है, तो बेटे सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स होती है। नेक्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, क्या कहते हैं बेटा उसको, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द अवेलेबल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बेटा जब भी डीजेनरेट का वर्ड आएगा इट मींस यहां पर हुंड रूल अप्लाई होगा, तो ये हुंड रूल को obey करना जरूरी होता है विद द सेम स्पिन। n स्क्वायर इज जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द, देखिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होते हैं n स्क्वायर n 2n स्क्वायर 2n + 1 2 * 2n + 1, ये फार्मूला हमने यूज किए हैं, ठीक है। ये आता है एक शेल में मौजूद सबशन, n स्क्वायर आता है शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स, 2n स्क्वायर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, 2n + 1 सब शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स एंड सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे यहां पर आपसे पूछा है n स्क्वायर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, which orbital is the biggest in size and have maximum energy, बेटा बिगेस्ट साइज उसका होगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा 5px। the maximum number of electrons having s is equal to +1/2 in 4d subshell, देखिए बेटा s is equal to +1/2 का मतलब क्या है, ये देखो s is equal to +1/2 का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और d में कितने होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कहता सबका स्पिन जो है वो क्या है 1/2, इट मींस सारे अनपेयर्ड हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 5 होंगे, कितने होंगे। तो अगर अनपेयर्ड ना भी हो आप पेयरिंग भी शुरू कर दें तो +1/2 वाले फिर भी 5 ही रहेंगे। अगर वो ओके वो भी बात ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बोल दें
प्लस माइनस 1/2 बताइए फिर 10 हो जाएंगे 10 और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0। ओके, तो इस तरह की ऑप्शन बना सकते हैं। ओके बेटा, अब हमारा लेट हो गया, मेरी इसमें दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। अब इंशाल्लाह फिर वेरी नेक्स्ट कल जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको डिस्कस करेंगे। इस दिन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सर जी बेटा जल्दी बोलना है जो भी क्वेश्चन है। सर जब हमने प्रिंसिपल ऑफ स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट अल्लाह अकबर, आपकी आवाज चलेगी बेटा, कोई आवाज नहीं। ओके बच्चे, अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।